हेलो, चलो इसके पहले ही क्लास में क्या पढ़ा दिया ये बताओ। पहले एक बार 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। बस आवेशन हम लोग को पढ़ना था कि किसी पदार्थ को हम आवेशित कैसे करें। अब ठीक है, इसके पहले ही क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसे लगभग हम लोग कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें, कोई समस्या है? नहीं है, चलो ठीक है, समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पहले 2 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, क्या नहीं सीखे हम लोग। चलो, तो पहले हम बेसिक पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है। 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं क्लास को, ठीक है, ताकि ओवरऑल क्लास रिवाइज हो जाए। ठीक, इसके पहले वाले 2 लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, आवेश के बारे में पढ़ लिए हैं। आवेश का पूरा डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आवेश की प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ लिए हैं। इसमें आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं, आवेश का मेन मात्रक से हम चर्चा करेंगे। डिफिनीशन तुम लोग जानते हो, आवेश कहते किसे हैं, आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश को दिखाते किससे हैं, क्यू से दिखाते हैं। आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कौन कौन सा है? पहला मात्रक बताओ क्या था, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड था, एम्पियर सेकेंड। एक और मात्रक क्या था, कूलाम था। इसके बाद मात्रक क्या था, ESU। इसके बाद क्या था, EMU। ठीक, और इसके बाद क्या था, फैराडे। इसके बाद क्या था, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ये किसके मात्रक है, पूरा आवेश के मात्रक है। इसमें अगर सबसे छोटा मात्रक कहा जाए तो क्या है, फ्रैंकलिन। किसी किसी बुक में आपको ESU भी देखने को मिलेगा कि ESU भी सबसे छोटा ही मात्रक होता है आवेश का। ठीक है, ये दोनों जो मात्रक लिखा गया है, एम्पियर सेकेंड और कूलाम, ये कौन से मात्रक है, SI प्रणाली में है। ये कौन से प्रणाली में है, CGS प्रणाली में है। CGS प्रणाली में फ्रैंकलिन भी है, CGS प्रणाली में फ्रैंकलिन भी है, फैराडे किसी प्रणाली में नहीं है। ठीक, तो इसके आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था तो ये भी पढ़े थे कि हम लोग एक कूलाम जो होता है, कितने ESU होता है एक कूलाम में, 9 ESU। ठीक है, एक कूलाम में कितने EMU होता है, EMU। ठीक है, ये होता है। और एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। कुछ और चीजें हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे जो बेसिक की बात रही। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि एक फैराडे में, तो एक फैराडे जो होता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था। आवेश की बीमा क्या होती है, 80। आवेश की क्या है, ये बीमा है। चलो, आवेश के लक्षण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवेश के लक्षण में क्या पढ़े थे हम लोग, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार पहले देख लेते हैं। आवेश का प्रकार कितने टाइप से पढ़े थे हम लोग, 2 प्रकार से। पहला टाइप क्या पढ़े हैं हम लोग, धनावेश पढ़े हैं। दूसरा टाइप क्या पढ़े हम लोग, ऋणावेश पढ़े हैं। धन आवेश का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा कि कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा कमी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी। तो एक और चर्चा हम लोगों ने किया था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब समझ गई, यही बात बोला गया है। क्या बोले थे, उसमें बोले अधिकता होगा, इसमें बोले कमी। चलो ठीक है, अब समझ, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अधिकता होगा। चलो, अब आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुण में पहला क्या पढ़े थे हम लोगों ने, योज्यता पढ़ा था हम लोगों ने। योज्यता में क्या पढ़े थे हम लोग, आवेश जो होता है हमेशा उसको साइन के साथ जोड़ा जाता है, पढ़े थे ना, उस दिन तो पढ़े हो ना। आवेश को हमेशा उसके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात कहा जाता है Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये क्या है, इसको आवेश के साथ जोड़ते हैं तो योज्यता हुआ, उसके चिन्ह के साथ जोड़ा जाएगा तो चिन्ह में क्या होता है, आवेश प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दोनों तो कभी एक साथ होगा नहीं ना, कभी नहीं एक ही होगा। दूसरा, इसमें दूसरे गुण में क्या पढ़े थे हम लोगों ने, दूसरा क्या पढ़े थे इसमें, मूल आवेश नोट में पढ़े थे। चलो मूल आवेश देख लेते हैं। मूल आवेश, मूल आवेश में क्या पढ़े थे हम लोगों ने, मूल आवेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
कोई भी आवेशित कण है उस पे उपस्थित सबसे कम जो कण है वो क्या कहलाता है, मूल आवेश होता है। मूल आवेश को ई से दिखाते हैं, ई बराबर होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम में वैल्यू है, लेकिन अगर वैल्यू हमें ईएसयू में चाहिए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये क्या हो जाएगा, ईएसयू। ये आया कैसे पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, पता है रंजीत, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कैसे। एक कूलाम के जगह यहाँ पे क्या रखोगे, ये रख दोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया। तो तुम्हें इस पे फोकस रखना है, बस मूल आवेश में इस पे फोकस रखना है और किसी फोकस नहीं करना है। और क्या पढ़े थे हम लोगों ने, दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग बताओ, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवेश के क्वांटमीकरण में बोलो, आवेश के क्वांटमीकरण में क्या पढ़े थे, कोई भी आवेश होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। सिंपल डिफिनीशन बताया था, कोई भी आवेश अगर है वो मूल आवेश के क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। यही आवेश की योग्यता बताता है। डिफिनीशन के हिसाब से हम लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे आवेश किसी वस्तु या किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज में हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़े था, Q बराबर प्लस माइनस Ne, Q बराबर प्लस माइनस Ne। ये क्या था, आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का परमाणुीयकरण। ठीक है, आवेश का परमाणुीयकरण या आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कह सकते हैं इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हम लोगों ने कल चर्चा पूरा तरीके से कर लिया था। ये बताए थे हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसको क्या बताए थे, मूल आवेश है। मूल आवेश का वैल्यू आपको पता है, ऊपर दिख ही रहा है, ईएसयू में रखना है तो ईएसयू आपको दिख ही रहा है। एन का मतलब नंबर है, नंबर 1 2 3 4, एन का मतलब नंबर, और वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ चुका है, पढ़े हो ना, कि आवेश की संख्या जो होगी उसकी कोई मात्रक नहीं होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरी बात हम लोग को क्या पढ़े थे, आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम ये पढ़ लिए थे हम लोग। आवेश संरक्षण के नियम में क्या पढ़े थे, नेट आवेश जो होता है, नेट आवेश का मतलब उस पे जो आवेश फिक्स है वो आवेश बदलता नहीं है। यानी कि इसे एक और बात स्पष्ट होता है, किसी बात पदार्थ जो है उस पे उपस्थित आवेश जो होगा ना उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये आवेश का संरक्षण का नियम है, ये आवेश संरक्षण का नियम है। इसमें इससे हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अभी जब हम चार्ज वगैरह में आएंगे, आवेशन में जब आएंगे तब उसमें आप लोग सीखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था। ठीक है, एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु जो होता है ना, कोई दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आवेशित नहीं हो सकता, सब वस्तु पे आवेश है। उदासीन है, जैसे बेंच है, इसमें आवेशित हो सकता है। कैसे आवेशित होगा ये, जब पानी डाल दो उसके बाद तार सटाओ, होने का टच करो, थोड़ा सा कुछ फील होगा, आवेशित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। बस उसको थोड़ा सा उपाय अपना लेंगे, आवेशित हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है। एक और बात हम बताए थे, उदासीन कण या उदासीन आवेश या उदासीन पदार्थ, कोई उदासीन पदार्थ है, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की जा रही है तो उसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कम किया जा रहा है तब घटेगा। तो कल बताए थे ना, यानी धन आवेश उदासीन आवेश से, उदासीन आवेश से इन दोनों में तुलना किया जाए तो किसका वजन ज्यादा होगा, धन आवेश का वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ कोई धन आवेश का क्या होगा, ज्यादा होगा कि उदासीन का ज्यादा होगा, उदासीन का क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों उदासीन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन अभी है ही है, जो था वो बना हुआ है। तो ये सारी चीज तुम लोग को बताए थे। इस पे स्पष्ट ये बताए थे, डेल्टा एम अपान क्या बताए थे, प्लस माइनस एन इंटू एम ई, ये बताए थे। ये फार्मूला पे न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। कल हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब आगे क्लास अटेंड करते हैं। यानी तुमसे 2-4 प्रश्न मैं करता हूं, प्रश्न का रिप्लाई दो। कोई ऋणावेशित वस्तु है,
किसी ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान या किसी उदासीन वस्तु का द्रव्यमान, दोनों में तुलना किया जाए तो कौन भारी होगा? ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा या उदासीन वस्तु का? ऋणावेशित का। एक धनावेशित वस्तु, एक उदासीन वस्तु है, दोनों में वजन किसका ज्यादा होगा? उदासीन वस्तु का आवेश क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब वो आवेश नहीं, वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। आवेशन में क्या पढ़े थे हम लोग? आवेशन में क्या पढ़े थे? घर पे पढ़े हो? नहीं। तू कल छुट्टी क्यों मारे थे? नींद आ रहा था ना? बहुत नींद आ रहा है। हम पढ़ाने के लिए हमें नींद नहीं आ रहा है, तुम्हें पढ़ने के लिए अपने जीवन के लिए नींद आ जा रहा है। थोड़ी सी लापरवाही आपको साल भर पीछे लेके जाएगा बाबू, ये ध्यान रखिएगा। मेंटेन तो आप कर लेंगे, लेकिन जो चीज सिखाई जाती है उस दिन वो चीज नहीं सीख पाओगे आप, ये ध्यान रखना। क्या होता है बताओ महानंद, जो पूछ रहा हूं? पूछा क्या हमने? पढ़े हो घर पे? क्यों नहीं पढ़े? गरिमा आप बताओ। किसी भी वस्तु में आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? तुम बताओ अनुप्रिया। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन किसी को कहते हैं। किसको? किसी भी वस्तु में आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी, आवेश देने की जो क्रिया होगी, उसे चार्ज करने की जो क्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी? आवेशन। चार्जिंग कहते हो ना, चार्जिंग कर दो इसको, यानी उसको आवेशित करना है हमको। ठीक है, बैटरी चार्ज कर दो कहते हो, चार्जिंग में लगा दो, यानी आवेशन के लिए क्या कर दो? लगा दो। होता है कि नहीं होता है? उसमें हमें उसको आवेशित करना उस वस्तु को, ये सारी चीजें उसमें होती रहती है। चलो आवेशन का प्रकार पढ़ते हैं। आवेशन कितने टाइप से होंगे? नया अब शुरुआत यही टॉपिक से होगी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था आवेशन। आवेशन जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन, आवेशन या इलेक्ट्रिफिकेशन। आवेशन या इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये आवेशन का मतलब हुआ कोई भी अगर वस्तु है उसको अगर हम चार्ज कर रहे हैं, उसको आवेशित कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आवेशन कहलाएगी। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आवेशन। आवेशन करने की कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो आवेशित करने की 2 प्रक्रियाएं हैं। आवेशित करने की 2 प्रक्रियाएं हैं। तो पहला क्या है? पहला जो बता रहा हूं, स्पर्श। स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी किसी को टच करके आवेशित करेंगे। बड़ा सा रहता है स्पर्श में। स्पर्श में बड़ा सा रहता है? हमको तो नहीं लग रहा है। एक बार क्लियर कर लेना रंजीत, वही रहता है क्या? बड़ा सा रहता है? कंफर्म हो तुम लोग भी? चलो ठीक है, हम ही हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा लंगड़ा है मेरा। अब दूसरा जो है प्रेरण द्वारा आवेशन। दूसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर तुम्हें आवेशन बताया जाए तो आवेशन करने की कितनी विधि है? 2 विधि। क्या है? पहला स्पर्श द्वारा आवेशन, दूसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। किसमें? ठीक। अब इसमें जो होगा स्पर्श द्वारा आवेशन, ये कितने टाइप से होंगे? 2 टाइप से होंगे। पहला क्या होगा? घर्षण द्वारा आवेशन। पहला क्या होगा? घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन। और जो तीसरा होगा, सॉरी, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, पहला घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रेरण हो गया, स्पर्श हो गया, घर्षण हो गया। एक और होता है, एक और है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चलो इसे नोट करो पहले, उसके बाद एक एक करके हेडिंग पढ़ते हैं। आवेशन, आवेश भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम 9 के पीछे पड़ गए हो हाथ धुल करके। स्पर्श को हम संपर्क भी कह सकते हैं। स्पर्श को हम संपर्क भी कह सकते हैं। छुट्टी मार रहे हो, नुकसान तुम्हारी होगी। सैटरडे को टेस्ट है, जितना मैं पढ़ाऊंगा ये ध्यान रहे।
जो एक टेस्ट में जो छुट्टी मारेगा वो महीना भर के टेस्ट में उसको नहीं बैठने दिया जाएगा, साफ बात है। अगली महीना में फिर टेस्ट दाखिला करना, और टेस्ट का चार्ज देने के साथ साथ वही 100 रुपये लगेगा। हो गया ये? चालन द्वारा स्पर्श द्वारा आवेशन हो गया। अब देखो क्या होता है, स्पर्श द्वारा आवेशन हेडिंग करो, स्पर्श द्वारा आवेशन हेडिंग करो। लिखे नहीं हो बाबू, अभी थोड़ा फास्ट लिखो। पर डे की क्लास की जो चीजें वो याद हो जानी चाहिए, बस मुझे इतना, क्योंकि पर डे हम 5 मिनट क्लास में पहले पूछेंगे जो सारी चीजें हैं जितने हम पढ़ाए हैं। उसका टाइप नहीं होता है? किसका नहीं, उसका टाइप नहीं होता, बस उतना उस प्रेरण द्वारा ही आवेशन है, उसको प्रेरित करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके सामने ला देंगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी बताएंगे, बहुत प्रेम वाली भावना है उसमें। स्पर्श द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, संपर्क द्वारा आवेशन। नहीं समझे? जैसे मान के चलो हमारे कोरोना धैले है, सब धैले ना है, मतलब ऐसा ही है, हमको कोरोना है, ठीक। कोई आ गया हमसे टच में आ गया तो हमारे में से कोरोना उसमें चल गया तो वो भी क्या हो गया, कोरोना के मरीज हो गया। इसी प्रकार से मान के चलो हम चार्ज हैं, हमसे कोई आकर टच किया तो वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यानी हमने अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, उसको दे दिया। अगर मेन बात, बिजली में मेन भूमिका निभाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। मेन भूमिका निभाने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो यहां से हमने चार्ज क्या कर दिया, उसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, संपर्क द्वारा आवेशन। यानी हमारे संपर्क में आने से अगर तुम आवेशित हो जाते हो तो क्या हो गया, संपर्क द्वारा आवेशन। कभी कभी क्या होता है, किसी को संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है, किसी को बार बार उसके शरीर में रगड़ के उसको गुस्सा दिला दो, वो आवेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो संपर्क द्वारा आवेशन में क्या लिखोगे, जब किसी आवेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु मान लो पहले, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन। नहीं समझे? समझे? जब किसी डिस्चार्ज वस्तु को, डिस्चार्ज समझ रहे होगे ना, चार्जिंग में खोस देने से डिस्चार्ज भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन। जैसे मोबाइल तुम्हारा बैठ गया तब क्या करते हो, तुम उसको आवेशित करते हो ना, उसको चार्ज देते हो ना, संपर्क में तो लाके चार्ज देते हो, एकदम सटाते हो तब चार्ज होता है, कि दूरे पिन रख दोगे तब चार्ज हो जाएगा। ऐसा है टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी आया नहीं है। ऐसा है टेक्नोलॉजी, महंगे महंगे मोबाइल में है, ओके, एक एरिया हवा रख दोगे तुम्हारा मोबाइल अपने आप चार्ज करते रहेगा। ये टेस्ला नामक एक वैज्ञानिक था, 1914 में ही इसके बारे में बता दिया था, टेस्ला। तो टेस्ला और एडिसन दोनों बहुत मतलब अजीब अजीब आदमी थे। तो टेस्ला जो थे वो एडिसन के कंपनी में काम करते थे। एडिसन जो था, डीसी जो एडिसन था वो डीसी करंट का खोज किया था, डीसी करंट के बारे में एडिसन बताया था। तो टेस्ला जो थे एडिसन के कंपनी में काम करते थे। मान के चलो तुम हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, तब कह रहे हो आपका सामान सही नहीं है, उसका सामान सही है, तो हम अपने कंपनी में तुमको रखेंगे, उठा के भगा देंगे, भगिया से। हमारे कंपनी में रह के हमारा बुराई कर रहा है, अब तुम हमारे पास पढ़ रहे हो, ऊपर से कहो आपका पढ़ाया समझ में नहीं आता, उनका ठीक से आता है। तो हम क्या करेंगे, तुमको कहेंगे प्रेम से उठो भागो, लेकिन भगाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्ला जो था एडिसन के अंडर में काम करते थे। तो एडिसन डीसी करंट वाले के बारे में, डीसी करंट को सप्लाई करते थे। टेस्ला का डीसी करंट उतना सही नहीं है, ये ढेर दूर तक नहीं जाएगा, एसी करंट ढेर दूर तक दे सकते हैं। लेकिन जब टेस्ला को बताया, पता चला, एडिसन को जब पता चला तो टेस्ला को कहा, टेस्ला भाई तुम जाओ। टेस्ला हट गया, तो टेस्ला गया तो अपना एक कंपनी डाला जो एसी करंट को सप्लाई कर रहा था। लेकिन लोगों में एक भ्रम फैला दिया गया कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, उससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। 2-4 को भैंस जरवा के डेमो दिखा दिया, जैसे प्रयागराज में डेमो चल रहा है, जादू को मर रहा है वहां 4 को दिखा दे रहा है। भाई भीड़ में जो तो चप्पल फंस गए तो छोड़ दो, चप्पल जब भीड़ में नीचे फंस गया तो चप्पल
गांव की स्त्रियां चप्पल छोड़ नहीं सकती, चप्पल उठाने के चक्कर में लोग उसमें खान देता है सबको, ऐसा होता है ना, तो चप्पल छोड़ देना चाहिए। तो स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब जब अनावेशित वस्तु, अनावेशित का मतलब जो चार्ज नहीं है, अनावेशित वस्तु को आवेशित के संपर्क में ले जाते हैं तो ये अनावेशित भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्श द्वारा आवेशन। लिख लियो, बोलू लिखोगे, चलो लिखो। जब किसी अनावेशित वस्तु को, जब किसी अनावेशित वस्तु को, हो गया, आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं, आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं, आवेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है, तो अनावेशित वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया। कुछ लोग देख के भी टावर में आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे प्रेरण वाला। मान के चलो यहाँ ढेर सारी लड़कियां हैं, ठीक, यहाँ उस साइड लड़के हैं इस गोले में, जिधर लड़कियां, सब लड़के इधर चले आएंगे, लड़कियां साइड हो जाएंगी। लड़कियां लड़कियां को देख के क्या करेगी भाई, उधर उधर देखेगा, ये इधर देखेगा, तो ये प्रक्रिया होगी। तो चलो इसमें पहला टाइप लिखो, ये दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिखो पहला घर्षण द्वारा आवेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें लिख लेना। ये समझ में आया है कि नहीं आया है, ये समझे हो? हाँ, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। पहले इसके बारे में समझा दूं पहले कि लिखवा दूं पहले? लिखवा के समझा दें, चलो लिखो पहले। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित, वो ऋणावेशित। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वो धनावेशित होती है, वो धनावेशित होती है, वो धनावेशित होती है। हो गया। जैसे मान के चलो दो वस्तु ले लिया गया, ठीक है, एक वस्तु ये लिया हमने, एक वस्तु ये ले लिया, ठीक। दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा या बदला बदली होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे इसमें स्थानांतरण हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला इस वस्तु पे आया, तो बताओ जिस वस्तु पे आएगा वो वस्तु धनावेशित होगा कि ऋणावेशित? और जिस वस्तु से निकला वो क्या होगा, धनावेशित। यानी जिस पे निकल रहा है उसका वजन कम होगा कि ढेर, और जिस पे आके सट रहा है उसका वजन ज्यादा होगा कि कम। समझ में आ गया ना। अगर हे में से इलेक्ट्रॉन निकल करके हे में जा रहा है
इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जा रहा है। तो ये बताओ, ये धनावेशित होगा कि ऋणावेशित? ये क्या होगा? समझ में आ गया? इसका वजन ढेर होगा कि इसका? इसका वजन ज्यादा होगा कि इसका? मार्कर का कि कलम का? मार्कर का वजन ज्यादा और कलम का वजन कम। समझ में आ गया? एक और बात ध्यान रखना, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, हमेशा बराबर रहेगा वो, ये ध्यान रहे। क्योंकि तुम जानते हो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जब कमी रहेगा तभी तो इसमें जाएगा, इसमें अधिक रहेगा तभी तो इसको देगा। समझ में आया? जब हमारे कम रहेगा कोनो चीज तभी तो दुकानी खरीदने जाएंगे। जब सब कुछ घर आई है, हम चल दिए हैं बाजार, तो घर वाला पूछे खरीदने क्या गए थे, तो सोचे एक बार और सब्जी लेते हैं। तो एक बार और सब्जी लेके हम क्या करेंगे? जब सब कुछ घर पे है तो 2-4 मुंह का फ्री में कस देगा, समझ जाएगा कि कुछ और काम करने गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। घर्षण द्वारा आवेशन, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ोगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण, जिस पे इलेक्ट्रॉन ढेर होगा वो ऋणावेशित, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो धनावेशित। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? घर्षण द्वारा आवेशन। समझ में आ गया? अब हेडिंग करो चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन हो गया। लिखो इसमें, जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश हो गया। आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। हो गया? एग्जाम्पल समझो इसका, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है चालन द्वारा आवेशन का। ठीक, बहुत प्यार से समझोगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा। 2 पात्र हमने लिया ये, ठीक है। मैं एग्जाम्पल पानी का लेकर के बता रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। मानो भाई पूरा पानी है। यहाँ भी एगो पात्र है, यही में पानी हेजा तक है। चलो अब ये काम करते हैं, दोनों पात्र में पानी का लेवल बराबर करना है। पानी का लेवल क्या करना है? बराबर। कौन सा काम करेंगे पानी का लेवल बराबर हो जाएगा? तुमको दोनों बर्तन को छूना नहीं है, बस किसी न किसी से जोड़ना है। बताओ कौन सा काम करोगे? एक काम करें हम लोग, इसको यहाँ तोड़ के इसको यहाँ तोड़ के एक पाइप के सहारे क्या कर दें? जोड़ दें। तो पात्र 1 से पात्र 2 में कब तक पानी आएगा? जब तक दोनों लेवल में ना आ जाए। तो इसी प्रकार आवेशित वस्तु से अनावेशित अर्थात उदासीन वस्तु पे इलेक्ट्रॉन तब तक आएगा जब तक दोनों लेवल में ना आ जाए।
जब तक दोनों लेवल में ना आ जाए। समझ में आ गया? जितना आवश्यकता होगा उतना वहां चला जाएगा। तो इसमें जब तक पानी दोनों चलाएगा, जब दोनों लेवल पे आ जाएगा तो पानी ट्रांसफर होने वाला नहीं है। तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा। इसी प्रकार से होता है जो यहाँ पे लिखा गया था, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, जोड़ करके उसको आवेशित करना, तो ये क्या हो जाएगा, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब हेडिंग करो प्रेरण द्वारा आवेशन। ये समझ में आ गया ना? ये बोर्ड एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रहे। ये बोर्ड एग्जाम में तुम लोगों से नहीं, हाँ इसमें का कंसेप्ट न्यूमेरिकल में आएगा। चालन द्वारा आवेशन, सॉरी प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने में थोड़ा सा ज्यादातर भलाई है। मान के चलो ये ले लेता हूं मैं 2 गोला, ठीक, एक गोला ये ले लिया, इस पे पूरा उदासीन गोला है, क्या है, उदासीन गोला है, ठीक। इसमें हमें प्लस और माइनस चेक करना है कि कैसे है। तो यहाँ से एगो छड़ लेके आएंगे, ये क्या लेके आएंगे, छड़। क्या होता है, एगो सुंदर से एगो एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी ना एक चुंबक ले लेना, एगो विपरीत ध्रुव वाला ले लेना, एगो मत मान के चलो ये एन है ये एस है, और दोनों को पास ले जाओगे तो चिपक जाएगा ना जी। दोनों सेम सेम ले लो, जितना घसका होगा उतना उन्हें घसक जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जो मैं काम करूंगा वो आकर्षण वाला काम करूंगा। ये जो गोला है उदासीन, इसमें धन चार्ज भी है और ऋण चार्ज भी है, दोनों चार्ज इसमें उपस्थित है। तो प्रेरण द्वारा इसको आवेशित हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये प्लस वाला हमने एक छड़ ले लिया, तो ये प्लस वाला छड़ है, तो जैसे प्लस वाले छड़ को इसके पास ले जाएंगे, अगर ये आवेशित, उदासीन वस्तु जो होता है उसमें चार्ज होता है, भले सक्रिय नहीं होता है लेकिन चार्ज उसमें होता है। टोटल न्यूट्रॉन मतलब टोटल न्यूट्रल नहीं होता है, जीरो नहीं होता है वो, ठीक है। तो जैसे इसको पास ले जाएंगे तो ये प्लस वाला है, तो इसके किनारे किनारे कौन आ जाएगा, माइनस वाला। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेगी, इसको हम पृथ्वी से कांटेक्ट में रखे हैं, पृथ्वी से क्या रखे हैं, कांटेक्ट में। जैसे इसको इसके पास लेके गए, जैसे इसको हम इसके पास लेके जाएंगे, तो अगर ये प्लस वाला होगा तो एक किनारे कौन आ जाएगा, इसका मतलब ये आवेशित है। एक और काम करते हैं, एक और गोला ले लेते हैं हम लोग, एक और गोला ले लिए, ये पृथ्वी हो गई पूरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऋण वाला एगो छड़ ले लेते हैं, ऋण वाला एगो छड़। जैसे इसको इसके पास ले जाएंगे तो किनारे किनारे पे कौन आ जाएगा, प्लस वाला आएगा, यहाँ कौन आएगा, माइनस। मान के चलो एगो शादी विवाह वाला कोई ट्रेंड चल रहा है, एक टाली लड़के आ रहे हैं, ये गांव है एगो, इनमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो एक टाली लड़कों को ढूंढने के लिए कौन आएगी, यहाँ लड़की। और जब दोनों देख लेगा, ठीक है, अब इनमें देखो एक टाली लड़कियां आ रही हैं, तो इनमें से कौन निकल के आएगा किनारे, लड़के आएंगे, किधर कौन हमारी परी हो सकती है, इसमें लड़कियां आएंगी, कौन मेरे हंसमुख हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से एंट्री इधर आएगा ना, यानी प्लस वाला चार्ज किसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, माइनस वाले को। माइनस वाले चार्ज किसको अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस वाले को। इसे पता चल गया कि ये दोनों गोला भी क्या हो सकता है, प्रेरण द्वारा, यानी किसी मुर्दे को जगाना, किसी मुर्दे को जगाना। जैसे मान के चलो मोटिवेशन एक होता है ना, कभी कभी क्या करना है, इतना मोटिवेट कर देता, मोटिवेशन में कोई कोई रोने लगता है, यानी वहां पे तुमको डिक्रीज किया जाता है। और कभी कभी इतना आग लगा दिया, जैसे कोई आर्मी वाला फिल्म देख रहा होगा, पाकिस्तान बॉर्डर पे होगा, ठीक, जब उसको देखे इतना उसको जोशीलापन आ जाएगा, अभी आर्मी बन जाता तो मार ही देता इसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसमें क्या हो रहा है, तुमको ऊर्जा मिल रही है, यानी तुम आवेशित हो रहे हो। तो देख कर क्यों ना आवेशित हो रहे हो जी, तो कुछ चीजें देखने के बाद आवेश हो जाना, तुरंत गुस्सा हो जाना। अब तुम ऐसे ऐसे करने से चिढ़ते हो, अब मैं ऐसे ऐसे कर ही दूं, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, गुस्सा, यानी तुम तुरंत क्या हो जाओगे, आवेशित हो जाओगे। तो इसमें 3-4 चरण में मैं बताऊंगा, एक एक चरण करके लिखते जाओ। पहला चरण, तो पहला लिखो चरण 1, हाँ चरण 1, 2-4 चरण में इसको बता देता हूं। चरण 1, लिखो, उदासीन वस्तु को,
उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। सबसे पहला काम ही करेंगे हम लोग, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। धरती पर रख देंगे तो वही ऊपर चार्ज 1 न्यूटन हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसी कोई भी उदासीन वस्तु है उसको कुचालक स्टैंड पे क्या कर देंगे, रख देंगे। चरण 2, ठीक। चरण 2, चरण 2 में लिखो, उदासीन वस्तु के पास, उदासीन वस्तु के पास, उदासीन वस्तु के पास एक धनावेशित छड़ लाते हैं, एक धनावेशित छड़ लाते हैं, तो आकर्षण के कारण, तो आकर्षण के कारण, तो आकर्षण के कारण धनावेश गोले के तरफ, धनावेश गोले के तरफ ऋणावेश, ऋणावेश व प्रतिकर्षण के कारण, व प्रतिकर्षण के कारण, व प्रतिकर्षण के कारण धनावेश विपरीत तरफ चला जाता है, धनावेश विपरीत तरफ चला जाता है। समझ में आ गया? अब एक बात मैं बताता हूं, उसको समझो ध्यान से, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। खट दे अभी, प्लस वाले को माइनस से मोहब्बत है, माइनस वाले को प्लस से मोहब्बत है। ये मोहब्बत वाली बात है, यानी एक दूसरे को खींचेगा, ठीक। माइनस वाले को माइनस से नफरत है, प्लस वाले को प्लस से नफरत है, यानी इसमें जो होता है प्रतिकर्षण होता है। पहले लेक्चर में बताया था कि दूसरा में, इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी आकर्षण किसमें होगा, जिसमें प्रेम व्यवहार ठीक होगा। तो एक बात समझो, यहां प्लस वाला आएगा तो इसके तरफ खींचा कौन आएगा, माइनस वाला आएगा। तो जैसे प्लस को देखेगा तो कौन आ जाएगा, माइनस इस किनारे आ जाएगा, अब प्लस वाला दूर भाग जाएगा। समझ में आ गया? यानी प्लस वाले हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट किसको करता है, माइनस को अट्रैक्ट करता है। अब भगाता किसको है, प्लस को भगाता है। यहां देखो, प्लस प्लस को क्या करेगा, भगाएगा। अब प्लस माइनस को क्या करेगा, बुलाएगा, कहेगा आ जाओ सजनी। इधर देखो, अब माइनस वाला जो है, माइनस वाले किसको बुलाएगी, प्लस वाले को। देखो यहाँ पे जो माइनस है ये किसको बुला रही है, प्लस को बुला रही है। माइनस वाला प्लस को बुलाएगा, नहीं अपने तरफ आकर्षित करेगा। ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर, मतलब खींचेगा। अब भगाएगा किसको, माइनस, माइनस को क्या करेगा, भगाएगा। तो देखो ये इस किनारे आ गया, ये इस किनारे आ गया। तो उसमें तुम्हें एक शब्द में बताया गया है, जब किसी उदासीन गोले के पास किसी धनावेशित छड़ को लाते हैं तो वो छड़, धनावेशित छड़ जो होता है, ऋणावेशित को अपने तरफ बुला लेता है। आप उससे विपरीत तरफ कौन भाग जाता है, धनावेश। देखो ऋणावेश इधर आ गया है, धनावेश है ना भाग गया है। तो यही बातें यहाँ बताई जाए। चरण 4 में लिखो, सॉरी तीसरा, चरण 3 लिखो। अब धनावेश छड़ के पास, अब धनावेश छड़ के को कर देना को, छड़ को पास में रखते हुए, पास में रखते हुए पास में रखते हुए गोले को भू संपर्कित कर देते हैं, गोले को भू संपर्कित कर देते हैं, गोले को भू संपर्कित कर देते हैं।
भूसंपर्कित कर दे। भूसंपर्कित का मतलब गोलवा को एक तार के सहारे नीचे जोड़ देते हैं। जैसे अर्थिंग जोड़ा जाता है बिजली से, पोलवा के पास वो तार इधर रहता है, वो क्या करता है, अर्थिंग नीचे से लेके जाता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ताकि ऊपर लेवल बने रहे, ना रहे ना तो साट मार देगा कोबो, इसलिए उसको एक जोड़ा है। बहुत नीचे मात्रा नीचे तक उसको लेके जाया जाता है, ये नहीं कि ऊपर जोड़ दो। ऊपर देखना कभी वो टूट जाता है तो वहां बिजली आने लगता है, उतना दूर धरती अब क्या आता है, बिजली आता है पोल के पास। कई घटना ऐसे हुई है, न्यूज वगैरह पे देखना, ऐसे कई घटना हो जाता है ऐसे। चलो क्या लिखे हो, लिखे क्या हो। अब धनावेश छड़ को पास में रखते हुए गोले को भू संपर्कित कर देते। ऐसा करने पर आकर्षण के कारण, ऐसा करने पर आकर्षण के कारण आकर्षण के कारण ऋणावेश गोले पर बना रहता है, ऋणावेश गोले पर बना रहता है। अब इसको हटा भी देंगे ना हम, तो ये ऋणावेश हमेशा इस पे क्या रहेगा, बना रहेगा। यानी अभी ये चार्ज हो चुका है, अब ये क्या हो चुका है, चार्ज। तो बस तुम्हें को इसमें इतना ही जाना, एक जो इसका जो इतना लिखाया हूं इसको सिर्फ तुम्हें समझ लेना है कि इसको ऐसे ऐसे संपर्क किया जाता है। इसका मेन निचोड़ अब लिखा रहा हूं, तो निचोड़ को नोट में लिख लेना, यही चीज तुमको याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लिखो इसमें, प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरण द्वारा आवेशन में छड़ पर उपस्थित आवेश छड़ पर उपस्थित आवेश छड़ पर उपस्थित आवेश की विपरीत प्रकृति का आवेश की विपरीत प्रकृति का आवेश विपरीत प्रकृति का आवेश प्रक्रिया के अंत में प्रक्रिया के अंत में प्रक्रिया के अंत में गोले पर बना रहता है। प्रक्रिया के अंत में किस पे बना रहेगा, गोले पर बना रहेगा। अब ध्यान से समझो, जैसे एक बार इसको संपर्क में ला दिए ना, ये किनारे प्लस वाला आ गया तो ये हमेशा अब बना रहेगा, ये अब वहां से हटने वाला नहीं है। इसको अब पूरा हम चार्ज करें, ये नहीं कि हमेशा चार्ज रहेगा, कुछ समय बाद ये चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन चार्ज हो जाएगा, इतना ध्यान दो। इसे मान के चलो, तुमको कभी कभी कोई मोटिवेट कर देता है तो मोटिवेशन 24 घंटा रहता है। अगर कोई कह दिया खूब पढ़ो खूब पढ़ो, खूब दर्द वाली बात सुना दी, तुम 24 घंटे में 6 घंटा खूब चाप के पढ़ते हो, और फिर उसके बाद वाली घंटा जो आती है इसके पहले वाले घंटा के बराबर चलती है, ऐसा होता है। अब तुम लोग खुद से पूछ लेना, कोई मूवी देखते हो, उसमें दर्द वाली कोई चीज सीन दिखा दिया, तो उसमें क्या होता है, सीन देखने के बाद 2-4-10 मिनट लगता है अभी क्रॉस कर लूं। 90% लोग अगर यूपीएससी में जाते हैं तो फिल्में देख के जाते हैं, हाँ वो फिल्में देख के जाते हैं, हकीकत में देख के भाग जाते हैं सिलेबस, ठीक है। अब मान के चलो टेलर में दिखाया आईपीएस की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, किसी गुंडे को उठाया 2-4 मुका पटक पटक के मारा, कोई वास्तव में देखे हो आईपीएस में गुंडे में पटका पटकी कहीं हुई हो, हकीकत में देखे हो, हकीकत में ऐसा नहीं ना होता है जी। जो रील में है वो रियल में नहीं है, जो रील में है वो रियल में नहीं है, और वही लड़कियां रील वाले को रियल बनाना चाहती हैं, ऐसा होता है। लड़के भी बनाना चाहते हैं आजकल, देख ही रहे हो। तो ये जमाना है, अलग अलग की बात है। तो उस पे एक बार उसको हम एक बार मोटिवेट कर दिए तो उस पे आवेश क्या होता रहता है, बना रहता है। एक बार वो चार्ज हो, मतलब एक बार उसको हम लोगों ने भू संपर्क से उसे क्या कर दिया, चार्ज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आग के पास जाते हैं तो अगिया में हाथ डाल के गर्म होते हैं, दूर से न कहते हैं वो चार्ज हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा,
ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी आवेश ले रहे होते हैं, तो आवेश ले लेने के बाद हमेशा हमारे अंदर आवेश रहता है। अभी कुछ देर ठंडिया में हट जाते हैं, यानी आगे से एकदम आवेशित हो रहे हो, पीछे से एकदम ठंडा हो रहा है, तो एक बार लोग नाच लेता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ये प्रक्रिया आगे तो आपने की सब कोई ने अपनाया होगा, ठीक है। अब मैं नहीं अपनाया हूं, तुम लोग अपनाए हो ठीक है। तो अब जो पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है, अब जो पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले 3 फार्मूले जो बताए थे वो इंपॉर्टेंट है। पहला बताया हूं Q बराबर IT, दूसरा बताया हूं Q बराबर NE, ठीक। एक क्या बताया हूं, डेल्टा M बराबर इंटू ME, ये बताया हूं। समझ में आ गया? तो इतनी चीज तुम्हें समझनी है, कोई दिक्कत? ये सारी चीज तुमको पढ़ा दिया गया है, इस पे न्यूमेरिकल तुमको बोरा भर के मिलेगा, चिंता मत लो, ठीक। हाँ नहीं, शनिवार को इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे उसके बाद, ठीक है। अभी हफ्ता में एक बार न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद आते जाएंगे तो सिलेबस के अनुसार पूरा टॉप लेवल पर करेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग करो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। और अपनी दीदी को तुम भी पढ़ा सकती हो अभी 1 घंटे मतलब 5 मिनट बाद। कूलाम्स लॉ क्या हो जाता है? कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ हो गया, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, COULOMB, एस्टोपियस वाले एस लगा देना, उसके बाद से लॉ मतलब नियम, कूलाम्स लॉ। इसके थ्योरी को हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे, इसके थ्योरी को डायरेक्ट याद करना है, लिखे बताएंगे तो हम, लेकिन डायरेक्ट याद कर लेना है इसके थ्योरी को, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, हम लोग बिंदु आवेश की बात करते हैं इसमें, मतलब सबसे छोट आवेश। तो सबसे छोट आवेश कैसे हम लोग समझते हैं? तो एक बात बताओ, पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? अणु से। अणु किससे मिलकर के बना होता है? परमाणु से। अब परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ये किससे मिलकर के बने होते हैं? ये क्वार्क से। किससे? क्वार्क, क्वार्क, हाँ क्वार्क, बताएंगे आगे। है बहुत छोटा चीज है, मतलब जिससे ये दोनों बने होते हैं। इतना डीप तुम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। इतना डीप तुम लोग को नहीं जाना है कि ये क्वार्क से बना है, ठीक है। डीप तुम लोग को कभी कभी नॉलेज वाली चीजें बता देंगे, बहुत डीप बताएंगे जो किताबों में नहीं मिलेगा, इधर सीधे यूपीएससी लेवल की किताब में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इतने डीप अंदर घुस के पढ़ना हो तो यूपीएससी वाला पढ़ता है, शेष लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग को यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक तुम बॉर्डर बन गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें सबसे छोटी है ना है जी, एकरा से छोट कोई है, इसलिए इसको बिंदु आवेश बोलते हैं। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच में हम लोग बल देखेंगे। तो देखो 2 बिंदु आवेश हम ले लेते हैं, एगो ये ले लेते हैं, एगो ये ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखा Q1 और यहाँ पे क्या लिखा? Q2। ये जरूरी नहीं है कि तुम छोट बड़ में तुम बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो। यहाँ स्मॉल क्यों कर दो, यहाँ कैपिटल क्यों कर दो, वो भी कर सकते हो, फार्मूला बना सकते हो। इसकी बीच की दूरी हम मान क्या लेते हैं? R। R माने कि A माने? R मान लेते हैं। इसकी बीच की दूरी क्या है? R है। तो अब यहाँ पे डिफिनीशन इसका कैसे होगा? कहना किन्हीं 2 बिंदु आवेश, ये दुगो ना है, एगो दूगो, किन्हीं 2 बिंदु आवेश, किन्हीं 2 बिंदु आवेश, आवेशों का गुणनफल, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों का गुणनफल जो होता है उसके बल के क्या होता है? समानुपाती होगा। मतलब बल के क्या होगा? समानुपाती। कैसे? तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कह सकते हो कोई 2 बिंदु आवेश, कोई 2 बिंदु आवेश, उस पे लगने वाले बल के क्या होते हैं? समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी लगने वाले बल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे ये व्युत्क्रमानुपाती आएगा तो F प्रोपोर्शनल टू N1 अपन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। वर्ग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। अब ध्यान से समझना इसके डिफिनीशन को। किन्हीं 2 बिंदु आवेश पे लगने वाला बल
किन्हीं दो बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। क्या हो जाता है, समानुपाती। पहला स्टेप याद कर लो, डायरेक्ट पहला, 2 स्टेप में इसको याद करना है। 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका स्टेटमेंट बोलोगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। बोलोगे, पहला बोलो, पहला क्या है, इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के समानुपाती। उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा क्या है उसमें स्टेप, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो एक बार और बोलो, इन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वेरी गुड, तुम लोग बोलो, उनके बीच के दूरी के, वेरी गुड। बोलो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के तथा के वर्ग के, ठीक है। चलो तुम बोलो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुम बोलो सोनी, बोलो, बोलो ना चुपचाप। किन्हीं दो बिंदु के बीच आवेशों के बीच लगने वाले बल के उनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुम बोलो महानंद, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, मैं यहां लिख देता हूं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के, उन लिख देना यहाँ पे, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ में आ गया। दूरी के वर्ग, अच्छा यहाँ वर्ग छूट गया है, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 स्टेप में बोलोगे, पहला स्टेप यहाँ तक, दूसरा स्टेप यहाँ से आगे। पहला स्टेप क्या याद करोगे, स्पष्ट 2 हाथ रखना, कहना दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। और उसके बाद तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलो बोलो लेंस, बोलो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के आवेशों के, उन आवेशों के गुणनफल के तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के होता है।
जितना डरोगे वो नहीं बोल पाओगे, साफ बात है। नर्वस होके बोलोगे भूल जाओगे, साफ बात है। तो देखो कोई चीज तुम परमानेंट याद करते चलो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि बाद में चल के इसे याद करोगे। ठीक है, बताना स्पष्ट किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच के लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खेल खत्म। कूलाम का नियम याद हो गया। बोल लोगे तो बोल लोगे, मानंद बोलो। बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, हाँ, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोल लोगे तो काहे हबड़ा रहे हो? इसमें डरने वाली कौन सी बात है, बताओ ना। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो भी नर्वस हो गया था, तुम तो इधर देख के नर्वस हो गई थी। हाँ, तुम आइए तो देखिए कि पढ़ दी थी। देख के पढ़ने में वो चीज मन से लिखने में दोनों में फर्क है। क्या लिख लिए रंजीत? लिख लिए डिफिनीशन? क्या लिखे हो? ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, हम्म, इनके दोनों आवेशों के गुणनफल से हाँ समानुपाती होता है हाँ, तथा उनके बीच की आवेशों के बीच की दूरी दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। बोलोगे अब? कोई दिक्कत नहीं ना होगा? बोलो, तुम एक बार बोलना थोड़ा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उड़ाई हो कुछ बीच में, तुम बोलो अनुप्रिया। किन्हीं दो बिंदु हाँ, आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बस हो गया। तुम तो बोलो एक बार और चाप के बोलो। बोलो। आवेशित बिंदु के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी तक कितना हेडिंग पढ़ लिए हो? तो चलो अब इसके बारे में हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, ये सारी चीज लिख लिए होगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये लिख लिए हो ना? डिफिनीशन लिख लिए हो ना? मेन बात तुमसे अब ये पूछेगा तो अब तुम्हें ये पढ़ लिए तो हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। हम कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी टेस्ट में पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं मंथली लास्ट में टेस्ट ले रहा हूं, उतना टॉपिक पढ़ाया हूं, पीछे जितनी टॉपिक पढ़ा दी गई है कहीं से उठा के पूछा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखना। तो हमेशा रेडी रहो, 5 मिनट भले रिवाइज करो लेकिन रेडी रहो। चलो अब ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप देखो, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब देखो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब तो एक बात बताओ, जब समीकरण में एगो पक्ष बराबर रहता है तो दूसरा भी पक्ष बराबर से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें से एगो लिख लेंगे, इन दोनों को अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये दोनों एक जैसा है तो एगो लिख दे, कोई दिक्कत? प्रोपोर्शनल टू है तो प्रोपोर्शनल टू लिख दे, यानी समानुपाती। तो ऊपर क्या है? Q1 Q2 और नीचे क्या है? R स्क्वायर। हो सकता है ऐसे? अब एक बात बताओ तुम लोग, F जैसे ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ पे समानुपाती का भी काम कर रहा है और व्युत्क्रमानुपाती का भी काम कर रहा है। जैसे ये चिन्ह हटेगा इसके लिए कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से F का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है आपका? एक नियतांक है, इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसके जगह पे भी लिख सकते हो F बराबर, इसके जगह पे K भी लिख सकते हो, सिर्फ K। तो K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा हम इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट। नॉट को तुम 0 भी पढ़ सकते हो,
एप्सिलॉन जीरो, नॉट को एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ सकते हो गया। क्या वो एप्सिलॉन नॉट लिख रही हो? लिख ली। अब एप्सिलॉन नॉट पढ़ लेना, तो केवल एप्सिलॉन भी होता है तो एप्सिलॉन आएगा, तो उसके लिए संबंध बताएंगे, क्या संबंध आएगा उसके लिए। हो गया, चलिए लिख लो। अब यहां से तुम लोगों का डेरिवेशन शुरू होता है। इसके बाद अब इसमें थ्योरी कम होगा, डेरिवेशन ज्यादा होगा, न्यूमेरिकल ज्यादा होगा। यहीं से न्यूमेरिकल का टेलर चालू होता है। इसके पहले वाली चीज तुम तो छोटी छोटी चीज पढ़े हो, और उसी का निचोड़ यहाँ उसका रस मिलेगा। हो गया। ये नोट्स बन जाना चाहिए। नोट्स हम हफ्ता में चेक करेंगे टेस्ट से पहले, ये ध्यान रहे। चाहे वो केमिस्ट्री का नोट्स हो या फिजिक्स का नोट्स हो, याद होते जाना चाहिए, फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री। साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, एगो डिबेट होगा, महीना में एक बार डिबेट होगा, महीना में एक बार होगा। हो गया ना, तो बंद कर देते हैं इसको। अब उस क्लास को चालू करते हैं, इसे बंद कर दो। केमिस्ट्री जब चालू होगा तब